चलिए तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लेक्चर में। और आज हम इतने मस्त तरीके से और इतने अच्छे तरीके से बिल्कुल मस्ती के साथ इसको ख़त्म करेंगे। तो भैया ये क्या है? तो भैया ये है हिंदी क्लास 12th का चैप्टर 1 है, जिसका नाम है बातचीत। ठीक है। और इस चैप्टर में बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत मज़ा कहने का मतलब क्या? मतलब ये नहीं कि आपको बस बोरिंग टाइप सुनना है, हाँ बस सुने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो क्या है ना इसमें, कि तुमको पहले बताते हैं। तुमको कई बार ऐसा सुनने को मिला होगा कि दो अगर बीच में लोग बात कर रहे होते हैं तो तुमको डांट पड़ती होगी। पढ़ा है कि नहीं, ईमानदारी से बताना, क्योंकि हमको तो भैया पढ़ा है। ठीक है। मान लो कि तुम किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो बोलेगा अरे चुप रहो यार, बात करने का ढंग नहीं है तुमको, पता नहीं क्या पढ़ता है नहीं पढ़ता है ना। तो ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं कि तुमको बात करने नहीं आता है, तुमको बात करने का तमीज़ नहीं है, किससे कैसे बात करते हैं, बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, छोटों से कैसे बात करना चाहिए। तो देखो यार, हम तुमको पहले ये बताना चाह रहे हैं कि ये चैप्टर तुम क्यों पढ़ोगे। तुमको पढ़ने से इससे का तुमको ये चैप्टर पढ़ने से तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा तो ये है कि तुमको नंबर लाने हैं, है कि नहीं। एग्ज़ाम में नंबर लाने हैं 100 में 100, है कि नहीं। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको सीख मिलेगा इससे। क्या मिलेगा? आपको इससे सीख मिलेगा कि लोगों से कैसे बातें करते हैं, अपनों से छोटों से कैसे बात करते हैं, अपनों से बड़ों से बातें कैसे करते हैं, बात करने का तरीका क्या होता है। ठीक है। तो हिंदी मतलब ऐसा मत समझना कि हिंदी ऐसे ही है, बोरिंग है। हिंदी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको अपने जीवन में आगे क्या करना है ये आपको सिखाती भी है। ठीक है। तो इसको बोरिंग नहीं समझना। चलो शुरू करें। ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो बच्चा लोग। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मस्ती के साथ पढ़ेंगे। अभी स्टार्ट नहीं किए, बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि क्यों चैप्टर पढ़ना है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। 2-3 मिनट हो गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चैप्टर का नाम है बातचीत। तो बातचीत से तो आप लोग समझ गए होंगे कि बातचीत का क्या अर्थ है। मतलब बातें करना, है कि नहीं। और जी उनके लेखक कौन है? बातचीत के लेखक हैं हमारे कौन? ये लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट। उनका जन्म, तो इनका जन्म हुआ 23 जून 1844 को। देखो पहले बता दे रहे हैं, हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो जो भी चीज़ अगर हम एक बार 2 बार 3 बार अगर रिपीट करें तो तुम उसके पीछे पीछे रिपीट करना। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो इम्पॉर्टेंट है, उसको छोड़ने का नहीं। ठीक है, मत छोड़ना। जो बोलेंगे वो पढ़ते जाना। ये नहीं कि ऐसे मोबाइल रख लिए और देखे जा रहे हैं। ठीक है। चलो देखो, पहली बात तो ये जन्म और मृत्यु पूछा ही जाता है। ठीक, हिंदी में पूछा जाता है, इंग्लिश में उतना नहीं पूछता है, लेकिन हिंदी में पूछता है बच्चा। ठीक है। जन्म है इनका कब? 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ। इनका मृत्यु है 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हो गया। इनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। तुम कह रहे होगे कि भैया तो पहले से ही पेंट आप किए हुए हैं जी, पहले से ही यहाँ रेड वेड मारे हुए हैं, देखिए यहाँ मारे हुए हैं, है कि नहीं। यहाँ मारे हुए हैं, यहाँ मारे हुए हैं, सब जगह तो आप पेंटे किए हुए हैं। तो बच्चा पहले आपको बता देते हैं कि हम है ना, मतलब पहले भी पढ़ाए थे। ठीक है। कैमरा से, ये तो स्क्रीन रिकॉर्ड करके पढ़ा रहे हैं, पहले भी पढ़ाए थे। तो वो वीडियो मेरा पता नहीं फ़ोन हैंग हो गया, 332 फ़ोन है। खैर छोड़ो वो सब बकवास, तुम मत सुनो। ये देखो, माता जी का नाम क्या है? पार्वती देवी। और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। पिताजी का नाम कैसे याद रखेंगे? तो पिता का नाम देखो, लास्ट में क्या है? लास्ट में भट्ट है, और इसमें भी लास्ट में क्या है? भट्ट है, बेनी प्रसाद भट्ट। पूछा जाता है पिताजी का नाम। ठीक है, तो याद रखिएगा। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। अब देखो, जैसे कि बालकृष्ण भट्ट जी के जो पिता थे वो एक बिजनेसमैन थे।
तो बिजनेसमैन थे तो वो बाहर रहते थे और उनकी माता जो थी ये घर पे रहती थी। किनकी माता? बालकृष्ण भट्ट जी की। तो इनकी जो माता थी ना वो संस्कृत पढ़ी लिखी थी, मतलब संस्कृत में उनको अच्छा खासा नॉलेज था। नॉलेज क्या था? मतलब संस्कृत वो जानती थी। तो जाहिर सी बात है कि उनकी माता अगर संस्कृत जानेंगी तो अपने बच्चे को ही घर पे पढ़ाएंगी। तो बालकृष्ण भट्ट के मन में जो इंटरेस्ट था ना पढ़ने के प्रति, तो उनके माता जी ने जगाई। ठीक है। शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन, देखो जैसे कि यहाँ पे है प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन, तो संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ में कैसे हुआ? तो माता जी के थ्रू हुआ, है कि नहीं? इनकी माता जी इनको पढ़ाई थी। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। कौन? बालकृष्ण भट्ट। वृत्ति 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। 1869 से लेकर 1875 तक इन्होंने पढ़ाया भी। कहाँ? प्रयाग के मिशन स्कूल में। ओके। 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन, है ना। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ कि कहाँ गया? 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल से में संस्कृत का अध्यापन। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। देखो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे 1859 से लेकर के 1869 से लेकर के 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने पढ़ाया, मतलब टीचर रहे वो। फिर 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन, फिर उन्होंने 1885 में CAB स्कूल में पढ़ाया, प्रयाग के CAB स्कूल में। फिर 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्ति हुआ। लेकिन इनका स्वभाव जो था ना वो ठीक नहीं था, मतलब बात करने का तरीका इनको नहीं था। ये बात मतलब अजीब ढंग से किया करते थे। जैसे कैसे कोई बोलता है कि मतलब चिड़चिड़ापन तो अलग बात है, मतलब डांट के बोल देते थे, मतलब गुस्सा में बोल देते थे, मतलब नहीं होता है झंझुआ के बोल देना है जो तुम हमने बात करेंगे, नहीं बोलता ऐसे, मतलब उल्टा पुल्टा बोल देना, है कि नहीं? मतलब कौन है नहीं है ये देखना नहीं, बस बोल दिए, भांजी मार दिए कुछ कुछ हो। तो यही करते थे बालकृष्ण भट्ट जी। तब इनको उग्र स्वभाव के कारण इनको नौकरी छोड़ना पड़ा। उसके बाद वो लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा बच्चा हम आपको लास्ट में बता देंगे। विशेष परिस्थिति, पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कला का सामना। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। देखो फिर क्या होता है, फिर होता है क्या कि इनके पिताजी का होता है मृत्यु, है कि नहीं? इनके पिताजी का मृत्यु हो जाता है, तो इनका बिजनेस जो था वो कौन संभालेगा भाई? अब किस चीज़ का बिजनेस था इसमें ये दिया नहीं गया है, लेकिन इनके पिताजी एक बिजनेसमैन थे, एक व्यापारी थे, बस ये मेंशन किया गया इसमें। ठीक है, इनके पिताजी का फिर मृत्यु हो जाता है, तो मृत्यु हो जाता है घर में, तो नहीं बोलता है कि अब उसका बिजनेस कौन संभालेगा भाई? फलनमा अब चल गया है ऊपर परलोक, तो उसका बिजनेस कौन संभालेगा? तो नहीं करता है कि ऊपर दो तीन गो सब बेटा सब है वही सब संभालेगा। अब अगल बगल वाला तो भाई बोल दिया कि उसका बेटा सब संभालेगा। अब घर में हो गया कलेश, भाई भाई में, है कि नहीं? लड़ाई हो गई कि चलो भैया हम संभालेंगे, फिर उधर बोलेगा नहीं हम लेंगे, फिर बोलेगा नहीं सुबह में तुम जाना शाम में हम जाएंगे, तो सुबह का पैसा वो मारेगा शाम का पैसा ई मारेगा, है कि नहीं? यही सब कलेश होता था, जिसके वजह से बालकृष्ण भट्ट जी जो थे ना अपना घरे छोड़ दिए, छोड़कर चले गए। उसके बाद हिम्मत से काम लिए और अपने साहित्य के प्रति समर्पित रहे। रचनात्मक सक्रियता, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे।
इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। इनका व्यवहार ही अच्छा नहीं था दोस्त, तब ना सब जगह से अलग हो गए। इसीलिए कहते हैं व्यवहार अच्छा बना के रखो। तुम लोग कहो कि नहीं पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा से सब कुछ हो जाता है। हमें पता है पैसा से सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसके लिए नेचर का होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। खैर वो अलग बात है ना। अब इनकी रचनाएं देखते हैं। तो उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। इनका नाटक देखते हैं। पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सूम की एक नकल, वृणला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि। निबंध 1000 के आसपास निबंध, जिनमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। तो देखो भाई, ये होता है रचनाएं तुम्हारा लेखक परिचय खत्म। और ये एक और है, लास्ट में थोड़ा सा बचता है, ये देखो लास्ट में ये थोड़ा सा आता है, तो ये मैं आपको पढ़ के बता दूंगा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग नोट कर लेना। फिलहाल इसका देखते हैं। ओके बच्चा, चलो हाँ चलो अब कॉपी निकालो आप लोग, और जो मैं बोलता हूँ उसको लिखते जाओ। हेडिंग दो ऊपर बातचीत, नीचे में लिखो लेखक। तो लेखक कौन है भाई? बालकृष्ण भट्ट। लिख लिए। अब ब्रैकेट में लिख लेना ऐसे करके निबंध, ठीक है। बच्चा थोड़ा राइटिंग ख़राब हो जाएगा, उसके लिए माफ़ कर देना, ठीक है। ब्रैकेट में करके लिख लेना ऐसे निबंध, ओके। उसके बाद लिखना जन्म 23 जून 1844, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, लिखते जाओ। जन्म 23 जून 1844, ओके। जन्म लिखना, निधन लिखना, निवास स्थान और माता पिता का नाम, बस ये यहीं तक लिख लिए। यस, हाँ बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लेना यहाँ तक। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ रचनात्मक सक्रियता। अरे यार बार बार ऐसे क्यों हो रहा है। हाँ, रचनात्मक सक्रियता में आपको लिखना है ये पॉइंट, देखो यहाँ पे है ना, देखना ध्यान से। क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्दिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। ये पूरा लाइन आप लोग नोट कर लीजिए। सवाल आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ कब किया? तो 1877 में, ठीक है। या तो सवाल इस तरीके से भी आ सकता है, 1877 में किस मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था? तो हिंदी प्रदीप, ठीक है। इस तरीके से सवाल आपको बना करके दिए जा सकते हैं, ओके। उसके बाद एक और आता है यहाँ पे, एक और पॉइंट देखो आएगा कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र कितने वर्षों तक चलाते रहे? तो ये लिख देना यहाँ पे 33 वर्षों तक चलाते रहे, बस यहाँ तक, यहीं था, ये यहीं तक था। लिख लियो कॉपी में, यस या नो। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे वाले पॉइंट में लिखो कि 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। सवाल पूछा जाएगा, लाला श्रीनिवास दास ने किस की आलोचना की? तो संयोगिता स्वयंवर की, ओके। लिख लिए, बहुत बढ़िया।
सवाल पूछा जाएगा उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आता है क्या, रचनाएं। तो रचनाएं में कौन कौन सा लिखना है गुरुजी? तो जी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, सद्भाव का अभाव, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। नाटक में कौन कौन सा, पद्मावती, बेनी संहार, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर। ठीक है। उसके बाद इधर इधर मेघनाथ वध। ठीक है। उसके बाद बता रहा हूँ, हाँ, 2 दूरदेशी, 1 रोगी और 1 वैद्य, रेल का विकट खेल। बस प्यारे बच्चों, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा इतना से। ठीक है, इतना जो मैंने आपको बताया है, इससे बाहर सवाल आपका नहीं आएगा। ओके। और अब पढ़ते हैं ये, इससे जो भी सवाल आएंगे मैं वो आपको बता दूंगा। चलो शुरू करते हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में एक हैं। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। ये भी सवाल पूछा जाएगा कि कौन बालकृष्ण भट्ट कौन से युग के हैं, तो बताना आप लोग, भारतेंदु युग के हैं। ओके, ये भी नोट कर लीजिए। आगे, वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी, ओहो क्या करें, खाना भी नहीं खाया बच्चों, हाँ जनधर्मी है ना, हाँ, जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया। निश्चय ही इस महत्तर युगांतरकारी कार्य में वे एकांकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, आप लोग 2x पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक, जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग के रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग के मूलाधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन का वस्तु नहीं है, अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वाड्मय उपादान है, जो गहन लोक संप्रकृति से उपजता और दिशा पाता है। यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख हैं। आधुनिक हिंदी नव जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपने रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय हैं। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। ये मत बोल देना कि बालकृष्ण भट्ट गद्दार थे, अरे ना 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 ना, गद्दार नहीं थे, गद्यकार। ठीक है, क्या थे? बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे, जो गद्य लिखते हैं ना, गद्य खंड, काव्य खंड, वो, ठीक है, वो गद्यकार थे। अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार। उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती है। वह नव जागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष से ही जागरूक गद्य लेखक की नियति थी।
यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनका वह अपनी विद्या है जिसमें उनका अभिप्रायपूर्ण सौदेश्य लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ है। सामयिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्रता, राज्य प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषय पर उन्होंने खूब लिखा। विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खुलकर लिखा। व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी के साहित्य की एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है आपको बता देते हैं। एक सेकंड पहले कुछ पढ़ा ही देते हैं ना। यह प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ सद्भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्ट और प्रमाणित करता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका द एंड। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये बता दिया था कि वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं, ये आप लोग लिख लेना। ओके, उसके बाद आते हैं इस पेज में। तो इस पेज में यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पे बस एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। इंपॉर्टेंट है, भी मोस्ट भी आई आता है एग्जाम में। ठीक है, आएगा क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें किन्हें अंग्रेजी के साहित्य की श्रेणी में रखा है, तो एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन यहाँ इसी से बनेगा, कुछ घुमा फिरा के अपना बना देगा, बस आपको इसको अपने नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर जो था वो लेखक परिचय था। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। आज कितना तारीख है? आज 20 है। ठीक है, और 18 को एक वीडियो डाल थे, अपलोड किए थे वो जाके आप लोग देख लेना। ठीक है, उसमें बताए थे सिलेबस क्या क्या है। 19 को नहीं है क्लास, 20 मतलब अल्टरनेट डे क्लास चलेगा आपका, बस आप लोग आ जाना। ओके, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। हम लोग जा कर के बातचीत पढ़ेंगे, और बातचीत जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला आपको। उसमें आपको दुनिया की सच्चाई, बूढ़े बुजुर्ग की सच्चाई, दोस्त की सच्चाई, सहेली की सच्चाई, लड़की की सच्चाई, लड़का की सच्चाई, सारी की सच्चाई इसमें बताई गई है। बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो जा करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, इंग्लिश में अगर 100 में 100 चाहते हो बच्चा, 100 में 100, तो जो बताते जा रहा हूँ उसको बस फॉलो करते जाओ, एक भी नहीं छोड़ना। ये नहीं कि निवास स्थान कौन याद करता है सर, नहीं याद करेंगे हम, कौन याद करने जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक भी ऐसे ही नहीं बताए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। अब इसको मैं बंद करता हूँ, कहाँ गया, बाय बाय।